अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 और यहाँ पे हमने शुरू किया था लास्ट अपने लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोएफिनिटी और इसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिटेल के साथ कर लिया था। अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमने करना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा आ जाएगा? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में ये थोड़ा सा कर लिया हुआ है कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। उसमें आपने किया कि एलिमेंट नंबर 1 पे आ सकता है मेटल, उसके बाद नंबर 2 पे आ सकता है नॉन मेटल्स और इसके बाद नंबर 3 पे जो आ सकता है उसमें हमने किया है मेटलाइट्स। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे मेटल्स, नंबर 2 पे नॉन मेटल्स और नंबर 3 पे आ जाएगा मेटलाइट्स। अब हम देखते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं। तो मेटल को हम ये करेंगे कि हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या आपने ये किया था कि ये वो तमाम के तमाम एटम्स होते हैं जिसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटाइंस को बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या वो कैटाइंस को बनाएंगे। क्या काम करेंगे कि हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके बाद कैटाइन की फॉर्मेशन करेगा वो कहलाएगा मेटल। और इसमें कौन कौन सा आ सकता है? तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि having less than 4 electrons, क्या आ जाएगा? less than 4 electrons। अब less than 4 इलेक्ट्रॉन में कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हर वो एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा। और जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव 3 चार्ज। सही होगी बात? तो हर वो एटम जो ये काम कर सकता है उसको हम नाम दे देंगे, वो क्या होगा? उसको हम लेके आ जाएंगे मेटल्स के अंदर। कहां पे वो आ जाएगा? वो आ जाएगा मेटल्स में। इसके बाद नंबर 2 पे हमने किया है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स आप मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट लेके आओगे। कैसे? कि नॉन मेटल्स वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल्स के केस में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो नॉन मेटल्स में आप ये करोगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो क्या काम करेंगे? पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा दोबारा फिर कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। अब जिसके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे? मेटल्स। तो जिसके पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, 3 गेन करेगा -3 चार्ज। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है 2 गेन करेगा -2 चार्ज। और अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और -1 चार्ज उसके ऊपर आएगा। तो ये एटम्स क्या कहलाएंगे? इसको आप ये करोगे, ये फॉर्मेशन कर देगा एनाइन की। किसकी फॉर्मेशन कर देगा? एनाइन की ये फॉर्मेशन करेगा। इस पर आ जाते हैं मेटलाइट्स की जानब। तो मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स वो तमाम के तमाम एटम्स होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं। ठीक होगी बात? जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होंगी वो क्या कहलाएगा? मेटलाइट्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं। तो पहले आप देखें कि ऑक्साइड होता क्या है। ऑक्साइड आप इसको करोगे, ये होता है बाइनरी कंपाउंड। क्या आ जाएगा? इसको आप बोल दोगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। क्या कहलाएगा?
वो कहलाएगा ऑक्साइड। अब बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें एक क्या होगा? एक यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। और दूसरा आ जाएगा कोई और भी मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी। तो इसका क्या नाम दे दोगे? ऑक्साइड्स का। अब मेटल्स क्या करती हैं? ये इसका साइज लार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। लूज करने के बाद आप कह दोगे वो कैटायंस बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी? गुड कंडक्टर होती हैं, हीट एंड करंट। तो अब इसकी फॉर्मेशन में जब आप इसके ऑक्साइड की बात करोगे तो इसके ऑक्साइड की नेचर होती है वो होती है बेसिक नेचर। कौन सी नेचर होगी? इसके ऑक्साइड्स की जो नेचर होती है, मेटालिक ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो होगी बेसिक नेचर। वो क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। अब बेसिक नेचर वो कैसे पता चला है? कि जब आपके पास मेटालिक ऑक्साइड है, इसको आपने वाटर में ऐड कर दिया है, तो आगे जो फॉर्मेशन होगी ये फॉर्मेशन करेगा बेस की। जिस तरह कि आप देखिए आपके पास Na2O है, वाटर के साथ आप इसको रिएक्ट करवाओगे, वाटर में इसको डिसॉल्व करोगे तो आगे बेस बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? बेस बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी फॉर्मेशन करने की वजह से आप इसको नाम दे दोगे, फॉर्मेशन करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। ठीक होगी बात? अब इसके बाद मेटालिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मेटालिक में आपने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लूज करना वो मेटल हो गया। क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना वो क्या है? मेटल है। अब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये आता है +1 चार्ज है, उसके बाद 2 चार्ज है, उसके बाद 3+ चार्ज है। तो इससे मुराद आपने मेटालिक कैरेक्टर से मुराद ये नहीं लेना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, जो 3 लूज करता है उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। नहीं, आप इस बेस पे करोगे कि कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसका कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिस तरह कि आपने मैग्नीशियम में देखा हुआ है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने इसका देखना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इस वक्त ये जो एनर्जी है गेन करेगा 785 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी आ जाएगी? 785 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आपने इस कैटन में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या काम करना है? आपने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस वक्त 1450 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस वक्त ये बनेगा। सही होगी बात? लेकिन आप मैग्नीशियम को देखो, सोडियम को देखें जरा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। देखिए जरा गौर से कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहा है लेकिन उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने एनर्जी कम ली है और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। बात समझ आ गई ना? तो आपने इस बेस पे नहीं कहना कि जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज किए उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बल्कि आप इसको ये बोल दोगे कि कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसका ये कैरेक्टर ज्यादा होगा। समझा गई ना? आप देखिए, आप जब आप आते हो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज बढ़ता जाता है। साइज क्या करेगा? वो इंक्रीज करता जाएगा। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो उससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब अगर वो अट्रैक्शन कम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे कि डाउन द ग्रुप जब हम के आएंगे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी होता जाएगा और मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। लेकिन जब आप आओगे लेफ्ट टू राइट तो वहां पे क्या होगा? साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा, ये कैरेक्टर कम होता जाएगा। सही होगी बात? अब हम आते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड की जानब। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिड इन नेचर। अब वो एसिड इन नेचर कैसे होते हैं?
क्योंकि जब आप उसको वाटर में ऐड करोगे फॉर्मेशन कर देंगे एसिड की। मसलन आपके पास SO3 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जब आप इसको ऐड कर दोगे वाटर में तो आगे बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा? H2SO4 और ये होगा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो इस तरह से एसिड बनाने की वजह से आप इसको नाम दे दोगे, ये क्या होंगे? एसिटिक ऑक्साइड होंगे। सही होगी बात? अब इसके बाद हम इसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की बुनियाद पे कितनी आसानी से कोई लूज करता है। अब नॉन मेटालिक आप कह दोगे कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उतना उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जब आप आते जाओगे लेफ्ट साइड राइट, जब आपने आना है साइज क्या करेगा? लेफ्ट से राइट साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या साइज करेगा? साइज डिक्रीज करेगा। अगर साइज डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होता जाएगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। लेकिन जब आप आते हो टॉप टू बॉटम, जब आपने आना है टॉप टू बॉटम, तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाएगा, तो ये कैरेक्टर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सही होगी बात? अब इस कैरेक्टर में हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन हैलोजन फैमिली तक तो साइज सबसे स्मॉल हो गया ना। हैलोजन फैमिली तक साइज सबसे स्मॉल हो चुका है। इट मींस कि अगर आप जाते हो लेफ्ट साइड साइज फ्लोरीन फैमिली तक अगर कम हो गया है, हैलोजन फैमिली तक अगर साइज कम हो गया है, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि हैलोजन फैमिली का जो होता है कैरेक्टर वो क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और मेटालिक कैरेक्टर उस फैमिली का सबसे कम होगा। अब हैलोजन फैमिली को देख लेते हैं। टॉप बॉटम साइज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, आगे आयोडीन, तो नीचे को साइज तो क्या होता जा रहा है? लेफ्ट साइज बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाएगा। फिर ये हो गया कि जो फ्लोरीन है इसका साइज सबसे स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे आसान है, इसलिए इसका ये कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जी, तो आज हमने किया है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम करने जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज।